हेलो दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ स्वागत है आपका फिल्मी व्याख्या में। आज हम 2020 की योर ऑनर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। वेट, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दो और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं। तो कहानी की शुरुआत पंजाब प्रांत के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से होती है, जहां भीषण खोसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है। काफी ईमानदार और भला इंसान है। इसने काफी लोगों को जेल में भेजा है, जैसे सतनाम मुटकी, जो बहुत बड़े गुंडे हरमन मुटकी का बेटा है, जिसने ना जाने कितने इलीगल काम किए हैं, जैसे मर्डर, ड्रग डीलिंग, और तभी से इनकी खोसला के साथ दुश्मनी के चर्चे हैं। भीषण कोर्ट अपना कार लेके नहीं जाता क्योंकि उसकी PSU की डेट एक्सपायरी हो जाती है। कोर्ट से घर आते वक्त उसकी जूनियर रूमा पाठक, जिसने फिलहाल में लॉ की डिग्री पास करके जज भीषण खोसला के अंडर 2 साल की इंटर्नशिप की है। अब भीषण घर पर शाम में देखता है कि उसका बेटा अबीर खोसला, जो एक अस्थमैटिक पेशेंट है और 10 महीने पहले अपनी मॉम की डेथ के बाद काफी ही डिप्रेस्ड रहता है, जिसके कारण कई बार घबराने से उसको अस्थमा का अटैक भी आ जाता है। भीषण अपने बेटे से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, जिसपे अबीर बताता है कि आज तीसरी बार उसका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट था, जिसमें वो वापस फेल हो गया। उस समय वो काफी गुस्से में था और कॉलेज ना जाकर घर आकर देखता है कि आप कार लेके नहीं गए थे और उसमें कीज भी लगी हुई थी। मुझे लगा मुझे कार चलाना आता है तो मैं कार लेकर निकल गया, पर हाईवे पर मेरे से एक लड़के का, जो कि एक बाइक पे था, एक्सीडेंट हो गया। मैं उस समय काफी ही डर गया था और मुझे अस्थमा का अटैक आना शुरू हो गया था, जिसके कारण मैं वहां से भाग गया। खोसला उस पर काफी चिल्लाता है कि एक तो तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं, उस पर से तुम एक घायल इंसान को रोड पर मरते हुए छोड़कर आ गए। भीषण अब समझाता है कि पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ पर तुम बोल देना कि तुम काफी डर गए थे, जिसके कारण ही तुम वहाँ से भागे। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर भीषण अबीर को कार में वेट करने के लिए बोलता है और खुद अंदर चले जाता है। दोस्तों, भीषण खोसला हाई कोर्ट का दावेदार में काफी मजबूत नाम था, जिससे वो सोचता है कि इन सब से उसकी कैंडिडेटशिप हट जाएगी। अंदर जाके वो किरण सिखौन से मिलने वाला होता है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और दोनों एक दूसरे को काम के सिलसिले से काफी अच्छी तरह जानते हैं। तभी खोसला टीवी में न्यूज देखता है कि जिस इंसान का हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि हरमन मुटकी का बड़ा बेटा सतनाम मुटकी है, और उसका छोटा बेटा सतबीर मुटकी, जो खुद एक गुंडा है, बोलता है कि जिसने भी मेरे प्राणों ऐसा हाल किया, मैंने उसकी बोटी बोटी कर देनी है। जिससे खोसला काफी ही डर जाता है कि उन्हें अगर पता चल गया कि ये उसके बेटे ने किया है तो पता नहीं वो उनका क्या हाल करेंगे, और इन सब में पुलिस भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तभी बाहर बैठे अबीर को खोसला फोन करके बोलता है कि बेटे कार लेके भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हो। पर वो भाग नहीं पाता और दूसरा हवलदार उसे कार साइड में पार्क करने को बोलता है और कार का नंबर भी अपनी डायरी में लिख लेता है। दूसरी तरफ भीषण खोसला अपने ही कार का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, जिसपे किरण बोलती है कि साहब, लोग लाइसेंस के बिना ही कार ही चलाते हैं, आप PSU के एक्सपायर होने के कारण कार लेके नहीं गए, कमाल की बात है। जिसपे भीषण बोलता है कि जज अगर खुद क्राइम करेगा तो उसे कौन जज करेगा। मीनवाइल उसे हवलदार वाला सीन भी पता चल जाता है और वो पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त पुलिस की डायरी भी चोरी कर लेता है। अब अबीर को वो घर जाने को बोलता है और खुद अपने एक अच्छे दोस्त काशी समथर, जो पेशे से CRPF का ऑफिसर है और जिसपे उसका काफी एहसान भी है, वहां जाता है और बोलता है ऐसे किसी इंसान को जानता है जो रातों रात इस कार को गायब कर सके। जिसपे काशी बोलता है जानते तो हम ड्रग वाले को भी हैं, नशे करेंगे, हम ऑफिसर है, लफंगे नहीं, टाइम लगता है इन सब में। तभी काशी की वाइफ इंदू आती है, जो प्रेग्नेंट है, और भाई साहब यानी खोसला को अंदर बैठने को बोलती है। तब तक काशी एक गुड्डन, जो एक भैया है और छोटी मोटी चोरियां किया करता था, उसे कॉल कर बुलाता है और कार गायब करवा देता है। पर गुड्डन खोसला को दूर से ही देख लेता है और अगली सुबह
जब अबीर की नानी का कॉल खोसला के पास आता है, जो एक खुद रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं। तुमने कार की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। दरअसल ये कार उसे शैल टंडन अबीर की नानी ने दिया था और उनकी बेटी की डेथ के बाद दामाद और उनके बीच हमेशा ही नोक-झोंक रहती थी। तभी वो बताती है कि कार मिल गया है, जिसे एक 18 साल का लड़का आधी रात को चला रहा था। इससे खोसला काफी शॉक हो जाता है और काशी से मिलने जाता है। काशी बोलता है कि तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, वो कार तुम्हारी थी। तुम्हें पता भी है गुड्डन को पुलिस वालों ने कितना मारा है। दरअसल काशी गुड्डन का मौसा था। तभी खोसला पूछता है कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ा कैसे, जिसपे काशी बताता है कि 2 पसली का लड़का रात को गाड़ी चला रहा था। ऐसी ही शक्ल से साला उच्चक्का लगता है, धर लिया पुलिस ने। अब खोसला काशी को अपनी जूनियर रोमा पाठक का नंबर देता है और बोलता है कि ये उसका केस लड़ेगी, चिंता मत करो तुम। ये बताओ गुड्डन पुलिस के सामने कुछ बोलेगा तो नहीं? गरीब भैया है, पर धुल्लों के सामने चुगली करने की आदत नहीं है हम लोगों को। अब खोसला रोमा को केस लड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है, एज ये उसका पहला केस होगा और इसे एक छोटा सा कार चोरी का केस समझकर वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब खोसला को अपनी कार वापस मिल जाती है और कोर्ट में किरण इंस्पेक्टर उससे मिलने आती है और बताती है कि हो सकता है कि कल आपकी कार सतनाम मुडकी के एक्सीडेंट में यूज हुई हो, क्योंकि उसकी पेंट बाइक पे से मिली है। इस कारण हमें आपकी कार को रिमांड में लेना पड़ेगा। अब भीषण भी नॉर्मल एक्ट करता हुआ अलाउ कर देता है, पर किरण खोसला को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जैसे वो बता सके कि कहीं गुड्डन को उसने अपने घर के आसपास कभी देखा तो नहीं। वहाँ गुड्डन को देकर खोसला बोल देता है कि हाँ, मैंने कई बार इस लड़के को अपनी कार के पास भटकते हुए देखा है, जिससे गुड्डन काफी गुस्सा हो जाता है और एक छोटा सा गमला उस पे फेंक कर मारता है। खोसला तो बच जाता है, पर पुलिस वाले गुड्डन को बुरी तरह मारते हैं। अब रूमा गुड्डन को ऐसी हालत में देखकर उसे पुलिस वालों पर कंप्लेन करने के लिए बोलती है, जिसपे गुड्डन कोई भी जवाब नहीं देता और ना ही इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी बोलता है। अब कोर्ट में नए सबूत पर जांच करने के लिए गुड्डन को 7 दिन के रिमांड में रखने का ऑर्डर मिल जाता है, जो काफी अनयूजुअल होता है, क्योंकि अभी तक किसी को भी इस कार का एक्सीडेंट का लिंक इस कार के चोरी से नहीं हुआ था और एक कार की चोरी पर 7 दिन की रिमांड का ऑर्डर काफी ही ज्यादा होता है। अब जाते वक्त गुड्डन का मौसा काशी उसे चुप रहने का इशारा करता है, जो रूमा नोटिस कर लेती है। उसी रात किरण का कॉल खोसला को आता है और वो बताती है कि आपकी कार का हेडलाइट क्राइम सीन की टूटी हेडलाइट से मैच करता है, जिसपे खोसला का कुछ भी रिएक्ट ना करना किरण को काफी अजीब लगता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर खोसला की केस की फाइल का फोटो उसके राइवल जज जगमोहन पुंची को भेज देता है, जिसे वो अननोन वे में लीक करवा देता है। दरअसल पुंची खोसला का हाई कोर्ट के जज के नॉमिनेशन के कारण राइवल होते हैं और इन सब से उसे मदद मिलेगी अपनी पकड़ इस नॉमिनेशन में अच्छी बनाने में। अब रोमा खोसला को आकर सब बताती है कि कोई है जो इस छोटे से बच्चे को फंसा रहा है। दोपहर में किरण खोसला से पूछती है कि आपकी कार में पुलिस की डायरी का टुकड़ा क्यों मिला, जिसपे वो बोलता है मेरे से तो काफी लोगों की दुश्मनी है, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। अब किरण हैंडराइटिंग मैच कर लेती है और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देती है। दूसरी तरफ गुड्डन की पूछताछ में एडवोकेट रोमा को बुलाने की जगह काशी को बुलाया जाता है, जहां जब काशी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो किरण उसे बताती है कि जिस कार को तूने चुराया है उसका एक्सीडेंट में घायल लड़का वो सतनाम मुडकी है, जिसे सुनते ही गुड्डन अपनी पैंट में ही पी कर देता है, जिसे देख किरण समझ जाती है कि ये इस लड़के की बस की बात ही नहीं है। अब रात में हमें पता चलता है कि किरण मुडकियों के लिए कई सालों से काम कर रही होती है और वो उनसे कुछ दिनों का मोहलत मांगती है और तब तक उन्हें कोई भी खून खराबा करने से मना करती है।
सतबीर किरण को एक इनहेलर देते हुए बोलता है कि ये उसे क्राइम सीन पे मिला था और जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। अब अगले दिन रूमा गुड्डन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एलिबाई है, यानी कार चोरी होते वक्त जहां तुम थे अगर वहां पे तुम्हें किसी ने देखा हो तो उसकी गवाही से ये प्रूव हो जाएगा कि तुम इनोसेंट हो। जिसपे गुड्डन बताता है कि उस टाइम वो गंदी छपड़ी में था शिवू पांडे के साथ, पर थोड़ा घबराकर वो बताता है कि उस टाइम भी उसने एक वाइट कलर की कार को चुराई थी। इसका पता करने रूमा शिवू के घर जाती है, जहां वो तो नहीं होता पर उसके घर वाले चोरी का नाम सुनते ही उसे पुलिस वाला समझकर मार मार कर भगा देते हैं। रूमा को वो कार दिख जाती है जिसका वो फोटो क्लिक करके भाग जाती है। दूसरी तरफ काशी को भी पता चल जाता है कि इस कार से सतनाम मुडकी का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो खोसला को कॉल करके बुलाता है और खुद अपनी राइफल लेकर गुस्से में उससे मिलने चले जाता है। पर अब खोसला उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि ये उसके बेटे से गलती से हुआ और अगर तुम मेरे जगह पे होते तो तुम्हारा बेटा किसी हत्यारे को ठोक के भाग जाता तो क्या तुम उसे पुलिस के हवाले कर देते। कई एहसानों के कारण काशी मान जाता है और उसकी गुड्डन को चुप रखने में हेल्प भी करवाता है। अब काशी खोसला की तरफ से गुड्डन की माँ को 10 लाख देने का ऑफर देता है, जिससे वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटे अपने परिवार के लिए कुछ साल जेल में रह ले। दूसरी तरफ रूमा मीडिया में एक बयान दे देती है कि वो इंसान भैया है, जिसे सतबीर मुडकी देख लेता है और जेल में अपने आदमी से गुड्डन को मरवाने की जगह किसी और के मुंह पर खौलता हुआ तेल फिकवा देता है, ये सोचकर कि उसी ने उसके भाई का एक्सीडेंट किया है, जिससे गुड्डन काफी खौफ में आ जाता है। अगले सुबह किरण रूमा के घर जाकर उसे समझाती है कि वो गुड्डन को जेल में ही रहने दे। इतने दिन से वो गुड्डन की आइडेंटिटी छुपा रही है और तू है कि मीडिया में फालतू बयान दे जा रही है। इसके कारण एक बेचारे के मुंह पर तेल फेंक दिया जाता है। तभी रूमा को पता चलता है कि ये एक सिंपल कार चोरी का केस नहीं बल्कि मुडकी के एक्सीडेंट का केस है, जिससे वो भी काफी ही डर जाती है। इस केस से पूरी तरह बैकआउट करके गुड्डन का कोई भी कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ ये सब जानकर काशी और भीषण की तो पूरी तरह फटी पड़ी कि अगर गुड्डन ने अपना मुंह खोल दिया तो मुडकी उन दोनों की वाट लगा देगा, यानी आप तो जानते ही हैं। खोसला अब रूमा के घर जाके उसे केस वापस हैंडल करने के लिए मना लेता है, जहां उसे रोमा से शिब्बू और उसकी वाइट कार के बारे में पता चल जाता है और रात में काशी के साथ अपना मुंह छुपाकर वो कार को जलाने निकल जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज आता है, पर खोसला बिना डरे पेट्रोल लेकर जला देता है। काशी तो बहुत डर गया था, पर दोनों ही पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले दिन गुड्डन सरकारी गवाह बनने की मांग करता है, एज वो सब चीजों से काफी डर गया था और ये बात रूमा जाकर और किसी को नहीं खोसला को बता देती है। खोसला उसे एक्सपीरियंस एडवोकेट की तरह बिहेव करने को बोलता है और पुलिस के सामने डिमांड रखने को बोलता है। रूमा वैसा ही करती है और गुड्डन की तरफ से सिक्योरिटी, मनी और कई चीजों की डिमांड सामने रखती है, पर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे रूमा ऑफिस के बाहर निकलकर खोसला को कॉल करती है। ऑफिस में किरण वकील को बताती है कि क्राइम सीन से किसी की वॉमिटिंग और इनहेलर मिला है और दोनों का ही डीएनए मैच करता है, जो कि गुड्डन के डीएनए से मैच नहीं करता है, जो हम दोनों को पता है, रूमा को नहीं। इसलिए हमें गुड्डन से उसका नाम जानना जरूरी है। अब किरण कॉल कर रूमा को ऑफिस में वापस बुलाती है, बट रूमा का कॉल पहले बिजी आने से उसे शक होता है कि
रूमा के कंधे पर कोई और बंदूक रख के चला रहा है। अब रूमा को वो पहले क्रिमिनल का नाम बताने के लिए बोलते हैं। वो रूमा की सारी शर्तें मान जाते हैं, जिससे रूमा बोलती है कि उसे पहले गुड्डन से पूछना पड़ेगा, जिसे वो मंजूर कर लेते हैं। अब रूमा बाहर जाती है और खोसला से कॉल करके पूछ लेती है और बड़ी जल्दी ही ऑफिस में वापस आ जाती है, जिससे किरण का शक पक्का हो जाता है। अब रूमा उनके सामने एक शर्त रखती है कि शाम में वो गुड्डन की बेल का ऑर्डर मांगेगी, इस बात पर कि गुड्डन अपने मौसा काशी के साथ ही रहेगा उनके घर पर। तब आप यानी कि सरकारी वकील बेल को कोर्ट में अपोज नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है और गुड्डन काशी के घर आ जाता है। उसके सारे परिवार वाले काफी खुश हो जाते हैं। मीनवाइल खोसला काशी को बोलता है कि वो कैसे भी गुड्डन को सुबह तक मना ले कि वो उनका नाम ना ले, ना ही रूमा से या किसी और के सामने। अगर ऐसा होगा तो वो तो अपने बेटे के साथ लंदन भाग जाएगा और फंसेगा कौन? सिर्फ काशी। अब एक तरफ काशी गुड्डन को समझा रहा है और दूसरी तरफ खोसला अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहां उसका बेटा सब कुछ समझ जाता है कि वो भाग रहे हैं, जिससे वो अपने पापा को रोड पर छोड़कर कार लेके भाग जाता है। अब खोसला काफी घबरा जाता है और एक अननोन इंसान से उसका फोन खरीदकर सतबीर मुटकी को कॉल करके वो उसे काशी का एड्रेस दे देता है और बताता है कि गुड्डन वहीं पर है। बोलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट गुड्डन ने ही किया है। अब अगली सुबह गुड्डन रूमा को कॉल करके नाम बताने के लिए बुलाता है, पर मीनवाइल 2 बाइक सवार आते हैं और गुड्डन को सभी फैमिली मेंबर्स के सामने गुड्डन का नाम बोलने पर गुड्डन भागने लगता है, ठोक कर भाग जाते हैं और गुड्डन की भी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। गाइज, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट होगा, सो स्टे ट्यून्ड। और तब तक अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए मेरे पिछले वीडियोस को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट आप मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।